हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में ज़ियामान और मॉम डैड का ख्याल रख रहे थे। आखिरकार वो भी हंसते हुए कहने लगे कि अरे भाई, थोड़ा सा पाँव ही फ्रैक्चर हुआ है मेरा, तुम लोगों ने तो मुझे हथेली पर ही बिठा दिया। यहाँ बातों ही बातों में मॉम बोली कि आज तो फर्टिलाइजर्स का भी लाना जरूरी था ना। तो डैड ने बताया कि हाँ, मैं किसी को भिजवाने वाला था, पर लिंजियान ने मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैं लेने के लिए चला जाता हूँ। ज़ियामान को जब पता चला कि लिंजियान फर्टिलाइजर्स लेने के लिए गया हुआ है तो वो कुछ बोली तो नहीं, लेकिन उसे दिल ही दिल में अंदाजा हो गया था कि ये लड़का कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। दूसरी तरफ लिंजियान को फर्टिलाइजर्स लाते हुए दिखाया गया, साथ ही साथ वो एयरबड्स लगाकर सॉन्ग्स के मजे ले रहा होता है। शो ऑफ करने के लिए उसने काफी अच्छे से ड्रेसअप भी कर रखा था, पर इस दौरान बेचारे को ये तक पता नहीं चला कि वो रास्ते में आते हुए एक एक गट्टू गिराता जा रहा था। विलेजर्स ने उसे आवाजें देने की भी कोशिश की कि अरे भाई, तुम अपना सामान गिरा कर जा रहे हो, पर उसने एयरबड्स लगाए हुए थे, उसे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दी। कुछ ही देर में वो घर पहुंच आया और अभी भी शो ऑफ कर रहा था क्योंकि उसने इतना बड़ा तीर जो मार लिया। ज़ियामान ने जब एक दो गट्टू को देखा तो वो पूछने लगी कि तुमने इस रस्सी को अच्छे से बांधा नहीं था क्या? लिंजियान ने भी जब पीछे मुड़कर देखा तो वो भी जान गया कि मैं कौन सा ब्लंडर मार कर आया हूँ। कहने लगा कि मैंने रस्सी बांधी तो थी, लेकिन मैंने खुद बांधी थी बस शो ऑफ करने के लिए। ज़ियामान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और मॉम बोली कि कोई बात नहीं, हम कहीं और से फर्टिलाइजर्स को अरेंज कर लेंगे। लिंजियान भी ज़ियामान का चेहरा देखकर उसका रिएक्शन समझ गया था। कहने लगा कि अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, रास्ते में ही कहीं पड़े होंगे, मैं वापस जाकर ले आता हूँ। ज़ियामान बोली कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चली जाती हूँ, पर ये खुद ही चल पड़ा कि नहीं, मैं अकेले ही ले आऊंगा। नेक्स्ट सीन में फॉर्चुनेटली उसे रास्ते में वो सारे गट्टू पड़े हुए मिल जाते हैं, जिसे उठाने के बाद वो अचानक से मिरर में देखता है जिसमें उसे ज़ियामान का चेहरा नजर आने लगा। वो सारे मोमेंट्स जो उसने ज़ियामान के साथ गुजारे थे खुद से ही कहने लगा कि ज़ियामान यार, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि हर जगह मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नजर क्यों आ रहा है। नेक्स्ट सीन में ज़ियामान कुकिंग कर रही थी और लिंजियान भी उसकी हेल्प कर रहा होता है। तो ये कहने लगी कि अगर तुम इस तरह अच्छे से मेरी हेल्प करते रहे ना, तो तुमने आज जो भी ब्लंडर मारा था ना, मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर दूंगी। वो बोला कि अरे यार, अभी भी तुम मुझे उसके लिए ब्लेम कर रही हो। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतनी आसानी से बात को जाने नहीं देती, तो कसम से मैं फर्टिलाइजर्स लेने के लिए जाता ही ना। ज़ियामान को भी अब उस पर रहम आ गया कि अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर इधर जल्दी से मेरे पास आओ। लिंजियान को समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे पास आने का क्यों कह रही है, जबकि ज़ियामान उसे अपनी बनाई हुई डिश टेस्ट करवाना चाह रही थी कि अच्छी बनी है या नहीं। उसका ये एक्ट लिंजियान को भी काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ज़ियामान उसे अच्छे से ट्रीट कर रही है। वो भी आगे आकर इसे टेस्ट कर लेता है। फिर जब ज़ियामान ने उसे पूछा कि कैसा बना है, तो वो बोला कि बहुत टेस्टी। इससे ज़ियामान काफी ज्यादा खुश हो गई, जबकि दिल ही दिल में वो ये भी कह देता है कि तुम, यानी कि वो ज़ियामान की बात कर रहा था। इस दौरान उसकी नजरें मुसलसल ज़ियामान पर ही टिकी रही, जिससे हम इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि लिंजियान को ज़ियामान से प्यार हो चुका। आफ्टर दैट ज़ियामान लिंजियान को अपने साथ कुछ दिखाने के लिए लेकर जाती है। वो पूछ रहा था कि बताओ तो सही, तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो, पर ये बोली कि तुम मेरे साथ आते रहो, खुद ही देख लोगे, और हाँ स्लोली आना, ये ना हो कि तुम यहाँ पर फिसल जाओ, वैसे भी यहाँ पर चलने में काफी मुश्किल होती है। लिंजियान भी उसके साथ साथ चलता रहा। आखिरकार ज़ियामान उसे एक जगह पर ले आई। कहने लगी कि ये रहा मेरा सीक्रेट बेस और तुम वो पहले इंसान हो जिसे मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये जगह उसने काफी अच्छे से सेट की थी। लिंजियान पूछने लगा कि क्या ये सब कुछ तुमने ऐसे सेट किया? वो बोली कि हाँ, मैं यहाँ पर फिश पॉन्ड बनाना चाहती हूँ। उसका ये वंडरफुल वर्क लिंजियान के लिए काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। वो कहने लगा कि अच्छा, तो इसलिए तुम इस गाँव को छोड़कर नहीं जाना चाहती? मगर वो बोली कि ये तो बस एक छोटी सी वजह है, इसके अलावा बड़ी रीजंस भी काफी सारी हैं। हाँ, लेकिन प्लीज तुम इसके बारे में मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा ना तो उनको लगेगा कि शायद मैंने फजूल में अपना टाइम वेस्ट किया है। लिंजियान ये सुनकर दिल ही दिल में सोचने लगा कि बेवकूफ, तुम्हें तो ये बात खुद भी नहीं पता कि असल में तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। खैर, वो इस सीक्रेट बेस की खूबसूरती को देख ही रहा था कि अचानक से उसे एक रेड कलर का बटन नजर आया। पूछने लगा कि ये क्या है, साथ ही वो इसे प्रेस भी करने लगा। ज़ियामान आवाज देते हुए बोली कि नहीं प्लीज इसे टच मत करना, लेकिन अब तक तो वो प्रेस भी कर चुका था, जिसकी वजह से दूसरी तरफ शावर ऑन हो गया, जो कि ज़ियामान ने यहाँ के प्लांट्स के लिए लगा रखा था, उनको पानी देने के लिए। अब वो फौरन से जाकर इसे बंद करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो बटन तक पहुँच पाती, यहाँ वो स्लिप हो गई और लिंजियान ने उसे गिरने से बचा लिया। जिस तरह से वो मुसलसल ज़ियामान को देख रहा था, अब तो उसको भी शक होने लगा। दिल ही दिल में कहती है कि मुझे इस तरह से मत देखो, प्लीज छोड़ो मुझे, जबकि उसे तो प्यार हो चुका था, इसलिए भी शायद कुछ ज्यादा खो गया। खैर, ज़ियामान जल्दी
जल्दी से खुद को छुड़ाकर वो बटन बंद कर देती है, जिसकी वजह से पानी भी अब बंद हो गया। अब पानी आना तो बंद हो गया था, लेकिन दोनों ही काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। ज़ियामान इसलिए कि लिनजियान मुझे ऐसे क्यों देख रहा था, जबकि उस बेचारे को ये टेंशन थी कि कहीं इसे बुरा तो नहीं लगा होगा। जहाँ ये दोनों अपने इस उलझन में थे, वहीं दूसरी तरफ हमें एक न्यू कैरेक्टर फेंग को दिखाया गया, जो कि आज इस शहर से वापस आया है और ये ज़ियामान का क्लास फेलो था। उधर वो दोनों भी वापस आ रहे थे, लेकिन ऑकवर्ड फील करने की वजह से एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। ज़ियामान दिल ही दिल में कह रही थी कि लिनजियान क्या सोच रहा होगा, जबकि उसके दिल में भी यही चल रहा था कि ज़ियामान मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। क्या वो मुझे छोटा सा हिंट नहीं दे सकती कि वो मुझे लाइक करती है, ताकि मैं उसे प्रपोज कर दूं। इसके लिए तो उस जनाब ने पूल भी ले रखा था, बस मौका मिलने की देर है। ज़ियामान ने मजीद बताया कि वो पानी इतना भी साफ नहीं था, तुम घर जाकर नहा लेना। और वो कहता है कि कोई बात नहीं, चलता रहता है। अभी फूल निकाल कर उसे प्रपोज करने ही वाला था, ये कहकर के मैंने वहाँ से तुम्हारे लिए ये पुल तोड़ लिया था, लेकिन इससे पहले ही ज़ियामान का सामना फेंग से होता है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, जैसे दो अच्छे दोस्त काफी सालों के बाद मिल रहे हो। उसके चक्कर में बेचारे लिनजियान का तो प्लान ही चौपट हो गया। वो इसे ऐसे घूर घूर कर देख रहा था जैसे नजरों से ही उसे खा जाएगा। ज़ियामान पूछने लगी कि तुम इतने सालों के बाद गाँव कैसे आ गए, तो वो बोला कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, और इसके अलावा मेरा एक प्रोजेक्ट भी है। मुझे इस गाँव की कुछ अच्छी पिक्चर्स मैगजीन में पोस्ट करवानी है, उसकी शूटिंग भी करने के लिए आया हूँ। लेकिन लिनजियान को देखकर उसे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा, पूछने लगा कि ये कौन है। ज़ियामान लिनजियान को इंट्रोड्यूस करवाते हुए ये कहना चाह रही थी कि ये मेरा दोस्त है, मगर इससे पहले ही लिनजियान बोल पड़ा कि मैं इसका फियोंसी हूँ। तो सुनकर शायद फेंग को अच्छा नहीं लगा। वो पूछता है कि तुमने एंगेजमेंट कर ली और बताया भी नहीं, बता तो देती एक दफा। ज़ियामान बेचारी तो खुद भी काफी एम्बेरस फील कर रही थी, कहने लगी कि ये लंबी कहानी है, तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगी। चलो मैं तुम्हें विलेज कमेटी के पास लेकर जाती हूँ। दोनों ही आगे आगे चल दिए और लिनजियान को तो वो भूल ही गई। वो भी यही सोच रहा था कि ये लड़का सिर्फ पुराना क्लास फेलो ही तो है, इसके लिए ज़ियामान ने मुझे भी भुला दिया। खैर ज़ियामान उसे आवाज देते हुए कहती है कि तुम खड़े क्यों हो, आ भी जाओ। उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उस फूल को भी फेंक दिया कि अब इसे रखने का फायदा ही क्या। सिर्फ यही नहीं, अभी तो रुको जरा। ज़ियामान फेंग को अपने साथ स्कूटी पर बिठाकर विलेज कमेटी ले जाना चाह रही थी, और जब लिनजियान के पास से गुजरी तो सिर्फ इतना ही बोला कि तुम खुद ही घर चले जाना, मैं लेट आऊंगी। उस बेचारे को तो कुछ कहने तक का मौका भी नहीं दिया। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि इसमें इतनी खुशी की क्या बात, एक पुराना क्लास फेलो ही तो है। तब तक वेनमो भी वहाँ पर पहुँच चुका था, जो शायद ये सारी सिचुएशन समझ चुका है। वो लिनजियान को हेलमेट देते हुए बोला कि चलो बैठो और इनके पीछे चलते हैं। लिनजियान भी तो यही चाहता था। वो फौरन से उसके साथ बैठ जाता है और फिर दोनों ही उनका पीछा करने लगे। उसी तरफ ज़ियामान फेंग को अपने गाँव की खूबसूरती के बारे में बता रही थी कि यहाँ वो क्या क्या चीजें शूट कर सकता है और किस तरह की पिक्चर्स को मैगजीन में पोस्ट करने के बाद उसे अच्छे रिव्यूज मिलेंगे। उसे सारा कुछ गाइड करवाती रही। यहाँ रास्ते में रुककर ज़ियामान फेंग को यहाँ की सीनरी दिखाना चाह रही थी। लिनजियान और वेंगमू भी यहाँ पर चुप कर देखने लगे। चाहे लिनजियान ज़ियामान को फेंग के साथ देखकर बहुत जेलस हो रहा था, लेकिन वो बेचारा कह भी क्या सकता है। वहाँ ज़ियामान फर फर करके अपने गांव की तारीफें कर रही थी और फेंग सिर्फ उसे ही देख रहा था, जिससे तो ऐसा लगता है कि फेंग यहाँ किसी मकसद के लिए आया है, यानी कि वो कोई शूटिंग करना चाहता हो या नहीं, लेकिन वो सिर्फ ज़ियामान के लिए आया था। उसे देखते हुए कहने लगा कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल पहले की तरह हो। खैर यहाँ पिक्चर्स क्लिक करते हुए वो पीछे की तरफ गिरने ही वाला था कि ज़ियामान ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस पर तो लिनजियान को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वेनमू बोला कि ये यकीनन इस लड़के ने जानबूझकर किया होगा। लिनजियान का कोई रिएक्शन ना देखकर वेनमू उसे पूछने लगा कि तुम्हारी फियोंसी किसी और लड़के के साथ है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ज़ियामान का किसी और लड़के के साथ होना भी इतना बुरा नहीं था, लेकिन अब तो फेंग ने हद ही कर दी। वो बहाने बहाने से ज़ियामान को टच करने लगा था, वो भी इतना जेंटली कि ज़ियामान को बुरा भी नहीं लगा। मगर इधर लिनजियान गुस्से और जेलसी से तप रहा था, कुछ कह भी नहीं पा रहा। वेनमू बोला कि देखो देखो ये लड़का करना क्या चाह रहा है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो अब तक इस लड़के के हाथ काट चुका होता। चाहे लिनजियान को उन दोनों को देखकर गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो ऐसा थोड़ी ना कर सकता था। उसे हेलमेट वापस करते हुए बोला कि ठीक है, फिर जाकर उसके हाथ काट दो, और गुस्से में वहाँ से जाने लगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।
हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां ज़्यामान फेंग के साथ आते हुए उसे बता रही थी कि हमारे गांव की अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स लेकर मैगजीन में पोस्ट करना। इसी दौरान अचानक से इन लोगों का सामना जिंगवान से हुआ, जिसे फौरन ज़्यामान हक कर देती है। इसके बाद फेंग को भी इंट्रोड्यूस करवाने लगी कि ये मेरे कॉलेज का क्लास फेलो है। वो बोली कि अच्छा तो तुम ही वो फेंग हो, तुम्हारे बारे में ज़्यामान अक्सर बातें किया करती थी। इधर ज़्यामान को एक आंटी नजर आई जिन्हें हेल्प की जरूरत थी, तो वो फौरन से हेल्प करने के लिए पहुंच जाती है। ये दोनों उसे देख रहे थे। जिंगवान बोली कि सच बताओ ना, तो अगर तुम्हें ज़्यामान जैसी लड़की मिल गई तो फिर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। वो भी सुनकर हैरान हो गया। तो जिंगवान कहने लगी कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल हो। असल में वो इसे यकीन दिलाना चाहती थी कि तुम्हें ज़्यामान को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए ताकि इसका रास्ता क्लियर हो जाए। नेक्स्ट सीन में फेंग ज़्यामान के घर बैठा खाना खा रहा था, साथ ही वो उसके खानों की तारीफ भी कर रहा होता है। दूसरी तरफ लिंजियान को तो उसे देख देख कर ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कहने लगा कि हाँ हाँ खा लो अच्छे से, वैसे भी कल तुम्हें यहाँ से चले जाना है। दूसरी तरफ से ज़्यामान की मॉम कहने लगी कि बेटा इसे अपना ही घर समझो, जब भी तुम्हें डिलीशियस खाना खाना हुआ तो आ जाना हमारे घर। ये बात तो लिंजियान से और भी बर्दाश्त नहीं हुई। कहने लगा कि अगर तुम और ज़्यामान एक दूसरे के इतना ही क्लोज हो तो तुम अंकल और आंटी को अपने गोड पेरेंट्स क्यों नहीं समझ लेते। फेंग ऐसा थोड़ी ना करने वाला था। ज़्यामान बोली कि अरे हाँ, इस तरह तो मेरे पेरेंट्स को एक आउटस्टैंडिंग बेटा भी मिल जाएगा। लिंजियान ने जल्दी से कप में चाय डाल दी और फेंग को देते हुए बोला कि ये लो, इसे अपने गोड पेरेंट्स को सर्व करो। यानी कि वो जबरदस्ती उसे अपना साला बनाना चाहता था, जो कि फेंग तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। उसने जानबूझकर अपने हाथ पर चाय गिरा दी, जिससे सबका ध्यान भी भटक गया और ज़्यामान तो लिंजियान को ही बातें सुनाने लगी कि कितने केयरलेस हो तुम, देखो ना तुमने गर्म चाय उसके हाथ के ऊपर गिरा दी। फौरन से फेंग को अपने साथ ले जाने लगी उसके हाथ पर ठंडा पानी डालने के लिए। इधर लिंजियान को दिल ही दिल में काफी गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में ज़्यामान फेंग के हाथ पर मेडिसिन लगा रही थी और उसे कहती है कि तुम्हें भी केयरफुल रहना चाहिए था, जबकि वो तो मुसलसल इसे देखता रहा। तब तक लिंजियान भी इनके पीछे पहुंच आया, जो बहाने से ज़्यामान को उससे दूर करना चाहता था। कहने लगा कि तुम्हारी मॉम तुम्हें बुला रही है, जिस पर ज़्यामान मेडिसिन उसके हवाले करके वहाँ से चली गई। लिंजियान भी वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो भी इसके मुंह नहीं लगना चाहता। इधर फेंग ज़्यामान के रूम में उसकी पिक्चर्स देख रहा था। अचानक से उसे एक स्केटबोर्ड नजर आया, तो कहने लगा कि ये स्केटबोर्ड आज तक उसने अपने पास रखा हुआ है। यहाँ साथ ही उसे फैमिली मेंबर्स की कॉल आई, जो कि उसे पूछ रहे थे कि तुम वापस कब आओगे। तो वो बोला कि मुझे कुछ दिन यहाँ पर लग जाएंगे क्योंकि मैं अपनी एक कीमती चीज को वापस लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में फेंग ज़्यामान को स्केटिंग करना सिखा रहा था। दोनों ही इसे काफी इंजॉय करते हैं, मगर इधर लिंजियान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आती कि ज़्यामान को उससे दूर कैसे करूँ। उसे पूछने लगा कि ज़्यामान क्या आज हम खेतों में नहीं जाएंगे। वो बोली कि नहीं, आज तो खेतों में कोई काम ही नहीं। और भी उसे काफी सारे काम याद करवाने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारे लिंजियान के काम कुछ भी ना आ पाया। ज़्यामान ने उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, लेकिन एटीट्यूड तो वो भी बहुत था। कहने लगा कि नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर वहाँ से चल दिया। इधर ज़्यामान सोच रही थी कि ये लड़का इतना अनसोशेबल कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया। ज़्यामान अपनी मॉम से पूछने लगी कि आपने कहीं मेरा स्केटबोर्ड देखा है क्या। वो बोली कि नहीं। तो इसके बाद लिंजियान के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, तो मॉम ने बताया कि वो तो अभी अभी बाहर गया, ये कहकर के मैं कैंटीन जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम लिंजियान को देखते हैं, जो कि कैंटीन का बहाना करके यहाँ स्केटिंग करना सीख रहा था, ताकि फेंग की जगह वो ज़्यामान को सिखा पाए। उसे तो खुद भी स्केटिंग करना बिल्कुल नहीं आता, काफी ट्राई करता है सीखने की और हार बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। लगातार कोशिश करता रहा। उसे लग रहा था जैसे मुझे स्केटिंग करना आ गया है, लेकिन आखिरकार बेचारा इसी दौरान बुरी तरह गिर पड़ा। यहाँ ज़्यामान भी उसे ढूंढते ढूंढते आ रही थी। वेनमो को भी कॉल करके उसके बारे में पूछा, पर वो बोला कि लिंजियान यहाँ पर तो नहीं आया। अब उसे लिंजियान की फिक्र होने लगी कि अचानक से ये लड़का कहाँ चला गया। लिंजियान ने भी उसे देख लिया था और वो चाहता था कि किसी भी तरह ये मुझे ना देख पाए। लेकिन जब ज़्यामान उसे कॉल करने लगी तो मोबाइल के रिंगटोन की वजह से वो पकड़ा गया। ज़्यामान ने उसे देख लिया और पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ साथ ही जब उसने स्केटबोर्ड पड़ा हुआ देखा तो वो सारा मामला समझ गई। उस पर हंसते हुए कहने लगी कि अरे तुम मेरे पीठ पीछे स्केटबोर्डिंग कर रहे थे, चलो हाथ दो मुझे, अब ऊपर आ जाओ। लिंजियान तो बेचारा काफी ज्यादा एम्बैरस था। वो उसे हाथ तक नहीं देता, खुद ही ऊपर आ गया। स्केटबोर्ड उठाते हुए उसे दे पकड़ाया। ज़्यामान को उस पर हंसी आ रही थी कि तुम तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे ना। तो वो बोला कि अब चुप भी करो। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। फेंग इस गांव के कुछ लोगों की अच्छी सी फोटोग्राफी करना चाहता था, जिसके लिए वो रेडी होकर आ चुका। ज़्यामान भी अच्छे से रेडी हो चुकी, क्योंकि वो भी फोटोग्राफी में मॉडल बनने वाली है, जिसके साथ लिंजियान भी रेडी था। फेंग उसे देखकर बोला कि मैं इस विलेज के लोगों की फोटोग्राफी करना
करना चाहता हूँ, पर जहाँ तक मुझे याद है तो तुम इस गाँव से बिलोंग नहीं करते। वो इसके मुँह नहीं लगना चाहता, लेकिन ज़ियामान को भी अकेले इसके साथ जाने नहीं देना चाहता था। कहने लगा कि आज मेरा कोई काम नहीं तो इसमें क्या बुरा कि अगर मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं। फिर आगे आगे चल पड़ा। अब फेंग भी उसे मना नहीं कर पाया। नेक्स्ट सीन में सभी फोटोग्राफी के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पहली मॉडल ज़ियामान होने वाली थी। फेंग ने अपना कैमरा अच्छे से सेट कर दिया, लेकिन वो अपने असिस्टेंट को साथ नहीं लाया था, इसलिए उसे किसी की हेल्प की जरूरत होती है, जिसके लिए उसने लिन जियान को बोला। बट लिन जियान ने उसे ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे मैं तुम्हारी बातों को सुन भी नहीं रहा। इस पर फेंग भी समझ गया कि वो मेरी मदद नहीं करना चाहता। बाकी सब भी हैरान थे कि आखिर लिन जियान को हो क्या गया है। फेंगमू बोला कि अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत है तो क्या मैं हेल्प कर दूं, पर फेंग उसे कहता है कि नहीं, तुम भी आज मॉडल बनने वाले हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम कैमरा सेट करने में लगे रहो। इधर ज़ियामान अब लिन जियान से इसकी हेल्प करने के लिए कहती है। वो अभी भी माना नहीं था। फेंग बोला कि कोई बात नहीं, मैं अपने असिस्टेंट को कॉल करके बुला लूंगा, लेकिन इसके लिए फिर मुझे 2-4 दिन और यहाँ पर रुकना पड़ जाएगा। लिन जियान ने जब ये सुना तो वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। दिल ही दिल में कहने लगा कि जल्दी से अपनी ये फोटोग्राफी खत्म करो और निकलो यहाँ से। फिर उसकी हेल्प करने के लिए भी आ जाता है। पूछने लगा कि हाँ बताओ, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। वो बोला कि मैंने कैमरा को सेट कर दिया है, बस तुम पिक्चर क्लिक करना, तब तक मैं ज़ियामान को अच्छे से पोज बनवा देता हूँ। लिन जियान ने भी उसकी बात मान ली। वो कैमरा को सेट करने लगा, जबकि फैन ज़ियामान के पास जाकर उसे एक अच्छा सा पोज बनवा रहा था। पर इसी बहाने वो ज़ियामान को टच कर रहा होता है, जो कि लिन जियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे दिल ही दिल में काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। आखिरकार तो वो गुस्से में जाकर ज़ियामान का हाथ पकड़ते हुए अपने साथ ले जाने लगा था। फेंग बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो, अभी तक तो हमारी शूटिंग भी कंप्लीट नहीं हुई। फेंगमू काफी समझदार होता है, वो समझ गया था। ज़ियामान से कहने लगा कि देखो, अब ये तुम्हारा फियांसी है, तुम्हें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जिंगवान ने फौरन से कवर कर दिया। वो कहती है कि अरे अब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, ये दोनों दोस्त है, लिन जियान को इतना भी बुरा नहीं मनाना चाहिए। उधर दोनों ने ज़ियामान का हाथ पकड़ रखा था। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली कि आखिर तुम दोनों को हो क्या गया है। फिर वो लिन जियान को अपने साथ साइड पर ले आई, उसे अच्छे से समझाती है कि देखो, हमारे फियांसे होने की एक्टिंग अपनी जगह, लेकिन ये शूट हमारे विलेज के लिए काफी बेनिफिशियल है। अब मुझे अच्छे से शूटिंग करने दो, और अगर तुम्हें नहीं देखना तो यहाँ से चले जाओ। बेचारा लिन जियान कर भी क्या सकता था। वो इसे शूटिंग करने दे देता है और कुछ साइड पर जाकर पहले की तरह खड़ा हो गया। इन लोगों को शूटिंग करते हुए देखकर उसे अभी भी गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा था, लेकिन खैर अब वो खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। नेक्स्ट सीन में फेंग इन लोगों से कुछ और पोजेस ट्राई करवाता है, जिसमें इन तीनों को ही शूट किया जा रहा था। लिन जियान तो और वहाँ पर इंतजार कर करके भी थक गया। आखिरकार फेंग से पूछने लगा कि तुम्हारी ये शूटिंग कब खत्म होगी। तो वो बोला कि ब्रो सब्र करो, अगर मैं यहाँ से नीचे गिर गया तो ये कैमरा भी टूट जाएगा, और मेरे लिए ये कैमरा मेरी लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कहते साथ ही उसका पाँव स्लिप हो गया। वो नीचे गिरने ही वाला था, पर लिन जियान ने उसका कैमरा पकड़ लिया, मगर फेंग की हेल्प नहीं करना चाह रहा। कहने लगा कि तुमने ही तो बोला कि ये कैमरा तुम्हारी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कैमरा को छोड़ दो और खुद नीचे गिर पड़ो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर खुद ही सोच लो, तुम्हें कैमरा के साथ गिरना पड़ेगा। अब फेंग के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय नीचे गिरने के। दूसरी तरफ से ज़ियामान उसे आवाजें देते हुए पूछ रही थी कि लिन जियान, तुम वहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो, पानी में जाकर उसे बचा क्यों नहीं लेते। तो ये बोला कि माफ करना, पर मुझे स्विमिंग करना नहीं आता। ज़ियामान को भी उस पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि जितना नॉर्मली वो कह रहा था, यकीनन जानबूझकर कह रहा होगा। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया। फेंग को अभी तक भी ठंड लग रही थी। वो लिन जियान से कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम मुझे लाइक नहीं करते, शायद मैं चाइल्डिश हूँ, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम मुझे हर्ट करो। लिन जियान बोला कि मैंने कब तुम्हें हर्ट किया, क्या मैंने तुम्हें धक्का दिया था। तो फेंग बोला कि तुम मुझे पकड़ भी तो सकते थे। लिन जियान बड़े मजे से कहने लगा कि हाँ, मैं पकड़ तो सकता था, लेकिन तभी मुझे तुम्हारी बात याद आई कि कैमरा तुम्हारी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वाली चीज को बचाया। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ज़ियामान को भी उसके इस सिली एक्ट्स पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अब वो उसे कह भी क्या सकती थी सिवाय चुप रहने के। आफ्टर दैट लिन जियान फेंग को अपने बेड से उठाना चाहता था। ज़ियामान बोली कि क्या हो गया है तुम्हें, तुम आज रात के लिए इसे अपना बेड नहीं दे सकते, देखो ना बेचारे की हालत कितनी खराब हो गई। फेंग भी इसी मौके का फायदा उठाकर फौरन वहाँ पर लेट गया कि मेरा सर दुख रहा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है।
लिनसियान अब उसे उठाता भी तो कैसे, वो खुद ही गुस्से में वहाँ से बाहर चला गया। नेक्स्ट सीन में वो बेचारा बाहर बैठा हुआ था। अचानक से उसने ज़ियामान को देखा तो उससे आकर पूछने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो। वो बोली कि मैं फेंग के लिए उसके कपड़े वॉश कर रही थी, ठंड की वजह से वैसे ही उसकी हालत खराब है। लिनसियान बोला कि क्यों उसके अपने हाथ नहीं है क्या जो तुम उसके लिए वॉश कर रही हो। ज़ियामान को समझ नहीं आती कि आखिर वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। कहने लगी कि इसमें क्या मसला है, अगर मैं उसके लिए ये कपड़े धो दूं। फिर वहाँ से चली गई। जिसके जाते ही फेंग बाहर आते हुए इससे कहने लगा कि तुम्हें इतनी इरिटेशन क्यों हो रही है। तो वो बोला कि एक बात तो मुझे सच सच बता दो कि इस गांव में आने का तुम्हारा मकसद क्या है। फेंग अब मजीद उसे छुपा भी नहीं सकता था। इवल स्माइल देते हुए बोला कि तुम्हें खुद पता होना चाहिए। जिसके बाद वो ज़ियामान को आवाज देते हुए कहता है कि तुम रहने दो, मैं खुद ही धो लूंगा, तुम जाकर आराम कर लो। लिनसियान गुस्से में उसे घूरता रहा और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां ज़ियामान ने फेंग के लिए स्पेशल डिनर प्रिपेयर किया था। आखिर उसने आज इतनी मेहनत जो की, इसके अलावा उसे यहाँ सबसे स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल रही थी कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही बना है, ये भी टेस्ट करो और ये भी ट्राई करो। ये बात लिनसियान को कैसे पसंद आती। कहने लगा हाँ ये भी ट्राई कर लो, वैसे भी कल तुम्हें सिटी वापस चले जाना है, फिर तुम्हें ज़ियामान के हाथ का खाना खाने को थोड़ी ना मिलेगा। वेनमो भी अब हमेशा लिनसियान का ही साथ दिया करता। कहने लगा कि हाँ अच्छे से खा लो ताकि बाद में स्केटिंग करने की एनर्जी आए। दिल ही दिल में तो फेंग को भी इनकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो तो यहाँ से जाना भी नहीं चाहता, लेकिन वो ऐसा कह थोड़ी ना सकता है। इसी दौरान जिंगवान बोली कि क्यों ना फेंग के नाम पर एक एक गिलास ड्रिंक की जाए, जिसके लिए बाकी सब तो मजे मजे से राजी थे, लेकिन लिनसियान नहीं करता क्योंकि वो थोड़ी सी भी ड्रिंक बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी दौरान वेनमो को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई, जिसके बाद वो कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा पर मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इसके बाद जिंगवान और ज़ियामान फेंग के नाम पर एक एक पैक ड्रिंक कर लेते हैं, जिसमें फेंग भी इनके साथ था। लेकिन ड्रिंक करते हुए जिस तरह से वो लिनसियान को देख रहा था, उसे तो ऐसे लगता है जैसे ये मुझे ड्रिंक के लिए चैलेंज कर रहा हो कि मैं ड्रिंक कर सकता हूँ और तुम नहीं कर सकते। अब एटीट्यूड तो उसमें भी कूट कूट कर भरा हुआ था। उसने भी फेंग के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। अचानक से उसका ये बिहेवियर देखकर इधर जिंगवान और ज़ियामान एक दूसरे को देखकर दिल ही दिल में यही कह रही थी कि इसको क्या हो गया, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखते ही देखते इन दोनों ने मुकाबले पर ड्रिंक करना स्टार्ट कर दी। जिसने सबसे ज्यादा गिलासेस पी वो ही आज का विनर हुआ। ये दोनों लड़कियां बैठे तमाशा देख रही थी और आखिर में तो इससे भी तंग आ गई। ज़ियामान ने लिनसियान का गिलास पकड़ लिया। वो कहती है कि बस करो, तुम और ड्रिंक नहीं कर सकते, जबकि वो तो पूरी तरह से ड्रंक हो चुका था। कहने लगा कि ज़ियामान तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उधर फेंग भी ड्रंक होने का नाटक करके ज़ियामान के कंधे पर सर रखना चाहता था, लेकिन ये बाजी भी उससे पहले लिनसियान ले गया। उसे ज़ियामान के कंधे पर सर रखे हुए देखकर इधर फेंग दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये लड़का कितना ज्यादा चालाक है। जिंगवान को भी उन दोनों को क्लोज देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद वो सभी लोग इसे उठाते हुए रूम में लेकर आते हैं। ज़ियामान कह रही थी कि मैंने इसे ड्रिंक करने से कितना मना किया, लेकिन बहुत जिद्दी लड़का है, ये मेरी जरा भी नहीं मानता। लिनसियान को बेड पर अच्छे से लिटा देते हैं। ज़ियामान उसका ख्याल रख रही थी और दूसरी तरफ फेंग और जिंगवान के दिलों पर तो जैसे चुरिया चल रही हो। आफ्टर दैट ज़ियामान उनसे कहती है कि अब तुम दोनों को भी जाकर रेस्ट करना चाहिए और फेंग तुम्हें तो कल वापस भी जाना है ना। वो बोला कि हाँ, क्या तुम मुझे सी ऑफ करने के लिए आओगी। यहाँ अचानक से लिनसियान ने उठकर ज़ियामान का हाथ पकड़ लिया, उसे अपने साथ बिठा देता है जैसे वो उसे किस करने लगा हो। फेंग और जिंगवान के सामने पूछता है कि ज़ियामान हम दोनों की ये एक्टिंग कब खत्म होगी, प्लीज बताओ मुझे। वो दोनों सुनकर अलग से हैरान थे और इधर ज़ियामान भी दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि लिनसियान सब कुछ एक्सपोज करना चाहता है क्या। लिनसियान से कहती है कि तुम क्या बातें कर रहे हो। तो वो बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी फीलिंग्स रियल है और कौन सी फेक। ये कहने के बाद वो दोबारा से लेट गया। अब चाहे ज़ियामान कितना भी छुपा ले, लेकिन वो दोनों भी बच्चे तो नहीं, कुछ न कुछ समझ गए थे। नेक्स्ट सीन में ज़ियामान बाहर बैठे काफी खुश लग रही थी क्योंकि शायद उसे भी लिनसियान के थॉट्स जानकर अच्छा लगा। वही जिंगवान आकर पूछने लगी कि ज़ियामान क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो वो बोली कि प्लीज यार, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें ना बताऊं। जिंगवान ने मजीद तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो बताने लगी कि तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। वो लड़का मेरी नजर में बिल्कुल परफेक्ट है, मैं हमेशा उसके करीब जाना चाहती थी, लेकिन पता है क्या, मैंने हमेशा बहुत सारी लड़कियों को उसके अराउंड देखा, तो मुझे लगा कि भला वो लड़का मुझे क्यों पसंद करेगा। क्या तुम जानती हो कि वो लड़का कौन है। ज़ियामान ने पूछा कि तुम बताओ वो कौन है। जिंगवान ने भी बता दिया कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लिनसियान है।
है, जो सुनकर ज़ियामान को दिल ही दिल में तो अजीब लगा। पर जिंगवान उसे काम डाउन करते हुए बोली कि जो भी था वो पास्ट में था, अब मैं लिनजियान और तुम्हें साथ में देखकर तुम दोनों के लिए काफी खुश हूँ। ज़ियामान को भी दिल ही दिल में बुरा लगने लगा, तो वो जिंगवान को बता देती है कि मेरा और लिनजियान का रिलेशनशिप फेक है। मैंने ही उसे अपना फियोंसी बनने की एक्टिंग करने के लिए कहा था, ताकि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करवाना बंद कर दे। तो सुनकर जिंगवान तो बहुत ज्यादा खुश हो गई, कहने लगी कि थैंक गॉड तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है क्या, मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि आखिर में तुम दोनों को ही हर्ट होगा, क्योंकि तुम गांव में रहना चाहती हो और लिनजियान एक शहरी लड़का है, यानी कि तुम दोनों ही एक अलग अलग दुनिया से हो। किसी भी तरह करके जिंगवान ने इसे यकीन दिलाया कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं। ज़ियामान उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि शायद वो भी अब लिनजियान के लिए फील करने लगी थी। नेक्स्ट सीन में लिनजियान को खेतों में काम करते हुए दिखाया गया, क्योंकि उसे ज़ियामान से प्यार हो चुका है, तो उसे फार्मिंग करना भी अच्छा लगने लगा था। वही फेंग इसके पास आकर कहता है कि अब ये फार्मिंग में इंटरेस्ट की एक्टिंग करना बंद भी कर दो, तुम एक शहरी लड़के हो, भला इससे तुम्हें क्या लेना देना। लिनजियान स्माइल करके पूछता है कि तुम अभी तक गए नहीं, तो फेंग बोला कि इससे तुम्हें क्या लेना देना, मैं जान चुका हूँ कि तुम दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। जिस पर लिनजियान कहता है कि यकीनन ये तुम्हें जिंगवान नहीं कहा होगा, तो सुन लो कि वो बहुत बड़ी झूठी है। खैर अब फेंग ने भी उसके सामने क्लियर कर दिया कि मैं कॉलेज लाइफ से ही ज़ियामान को पसंद करता हूँ, बेहतर होगा कि तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। जबकि लिनजियान तो ज़ियामान से प्यार करने लगा था, वो भी ऐसा क्यों करे, कहने लगा कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है, अगर तुम उसे लाइक करते थे तो तुम्हें पहले ही दूर नहीं जाना चाहिए था। तो सुनकर फेंग वहाँ से चल पड़ा, क्योंकि अब उसे कोई और तरीका ढूंढना होगा ज़ियामान का दिल जीतने के लिए। नेक्स्ट सीन में जब लिनजियान घर वापस आता है, तो वो ज़ियामान से बात करना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ज़ियामान मुझे अप्रिशिएट करेगी। बट ज़ियामान तो उसे सुबह सुबह खेतों में जाने पर अप्रिशिएट करने के बजाय उससे बात भी नहीं करना चाह रही और इग्नोर करते हुए वहाँ से चली गई। वो बेचारा भी काफी सैड हो गया कि पता नहीं इस लड़की को हुआ क्या है, कुछ दिनों से मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही। अब तक वहाँ जिंगवान भी पहुँच आई थी, जो लिनजियान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि लो जी, मुसीबत की जड़ फिर से पहुँच आई। वही जिंगवान उसे रोकते हुए पूछने लगी कि तुम्हारे और ज़ियामान के बीच में सब कुछ फेक था ना, मुझे ज़ियामान ने बताया। ये सुनकर तो लिनजियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ज़ियामान इसे कैसे बता सकती है। इसी हद तक तो वो ये भी जान गया कि ज़ियामान के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। जब वो जाने ही लगा था, तो जिंगवान उसे रोकते हुए बोली कि अब जब तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करती हूँ, क्या प्लीज तुम मुझे एक चांस दे सकते हो। तो लिनजियान बोला कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, और वैसे भी मैं इस जगह से बिलोंग नहीं करता। जो कहकर वो चला गया। दूसरी तरफ ज़ियामान भी खड़ी ये बातें सुन रही थी। खुद को समझाते हुए बोली कि ज़ियामान, जिंगवान बिल्कुल ठीक कह रही थी, लिनजियान और मैं बहुत ही अलग दुनिया से हैं। नेक्स्ट सीन में ज़ियामान खेतों में काम कर रही थी, वही लिनजियान भी इसके पास आकर इससे बात करना चाहता था, लेकिन वो पहले की तरह इसे इग्नोर करती रही। अब तो लिनजियान को भी लगा कि शायद जिंगवान ने बिल्कुल ठीक कहा था। सैड होकर वहाँ से वापस जाने लगा। ज़ियामान जो कि वैसे ही हर्ट हो चुकी थी, वो उसे रोकते हुए बोली कि तुम्हें अपना किया हुआ प्रॉमिस याद है ना, तुम्हें सबके सामने ये एक्टिंग जारी रखनी होगी। वो बोला कि हाँ, तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, अब तक मैं यही तो कर रहा था। दिल ही दिल में कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार हो चुका और तुम अभी भी मुझे एक्टिंग करने के लिए कह रही हो। ज़ियामान को भी उसकी बात सुनकर गुस्सा आने लगा कि हम दोनों के बीच में इतना कुछ हो गया, क्या वो सब कुछ सिर्फ एक एक्टिंग ही थी। दोनों ही इस कंफ्यूजन में खड़े एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता कि अपने दिल की बात कह पाए। दूसरी तरफ मॉम भी भागते हुए आ रही थी, जो काफी वरीड लग रही होती है। ज़ियामान से कहने लगी कि पता नहीं हुबैब अचानक से कहां पर खो गई है, जो कि इनके डॉगी का नाम था। ज़ियामान मॉम को रिलैक्स करते हुए बोली कि आप फिक्र नहीं करे, मैं ढूंढ निकाल लूंगी। उसके जाने के बाद मॉम ने लिनजियान को भी उसके पीछे भेज दिया उसकी मदद करने के लिए। दोनों ही मिलकर काफी टाइम तक हुबैब को ढूंढते रहे, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आई। गांव वालों से पूछने पर ज़ियामान को पता चला कि वो जंगल के डायरेक्शन पर गई है। दोनों मिलकर उसे जंगल में भी ढूंढने लगे। आखिरकार हुबैब ज़ियामान को नजर आ जाती है, जिसके साथ एक और छोटा सा पपी भी था। इसे देखकर वो कहने लगी कि अच्छा, तो इसे बचाने के लिए हुबैब इतनी दूर तक चली आई। दोनों की जान में अब जान आ गई और काफी थक भी चुके थे। ज़ियामान बोली कि क्यों ना हम मेरे सीक्रेट बेस में बैठकर थोड़ा सा आराम कर ले, जिसके बाद दोनों सीक्रेट बेस की तरफ जाने लगे। नेक्स्ट सीन में दोनों यहाँ पर पहुँच जाए थे और अब अंधेरा भी होने वाला
रहा है, इसलिए ज़ियाओमान ने पहले से ही लालटेन ऑन कर दिया। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर काफी अंधेरा हो चुका था। यहाँ से जाने से पहले ज़ियाओमान एनर्जी लाने के लिए कुछ खाने को बनाना चाहती थी। लिनजियान को भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि ज़ियाओमान ने ये जंगली मशरूम बना तो लिए हैं, लेकिन पता नहीं इनका टेस्ट कैसा होगा। आखिरकार उसने इसे खाना शुरू कर दिया और फिर खाता ही चला गया। थोड़ी ही देर में जब ज़ियाओमान यहाँ पर पहुँची तो उसे लिनजियान कुछ अजीब ही हालत में मिला। ऐसा लग रहा था जैसे उसने काफी सारी ड्रिंक कर रखी हो। ज़ियाओमान उसे पूछने लगी कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। वो तो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, लेकिन ज़ियाओमान ने खुद ही अंदाजा लगाया कि उसने कच्चे मशरूम्स खा लिए हैं। वो उससे पूछने लगी कि बताओ मुझे, तुमने कितने खाए हैं? तुम जानती भी हो इससे तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। वो तो अपने मजे में घूमता फिंगर से काउंट करने लगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि मशरूम्स का सूप बहुत मजे का था। इसी दौरान उसने ज़ियाओमान के दोनों चीक्स को पकड़ लिया था और कहता है कि तुम्हारा फेस कितना सॉफ्ट है, मेरा तुम्हें चक्की काटने को दिल कर रहा है। जबकि ज़ियाओमान बेचारी तो अब यही सोच रही थी कि इस हालत में मैं इस लड़के को यहाँ से वापस कैसे लेकर जाऊंगी। काफी मुश्किल से उसने खुद को छुड़ाया उससे। दिल ही दिल में वो ये भी सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसे फूड पॉइजनिंग हो जाए तो मैं इसके साथ क्या करूंगी। खैर लिनजियान को उठाते हुए सोफा पर ले गई ताकि वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले। जबकि लिनजियान अब अपने इमोशंस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो ज़ियाओमान को देखकर कहता है कि तुम कितनी प्यारी हो। इससे पहले कि उसे किस कर पाता उसके कंधे पर सर रख देता है। जबकि ज़ियाओमान बेचारी तो हैरान परेशान थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 9th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम लिनजियान को ड्रंक देखते हैं। वो उठकर ज़ियाओमान से कहने लगा कि मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता जब मैं तुम्हें उस फेंग के करीब देखता हूँ और फिर तुम मुझे इतनी दिनों से इग्नोर भी कर रही हो। यहाँ उसने बच्चों वाली हरकतें तो स्टार्ट कर ही दी थी, लेकिन साथ वो ज़ियाओमान को किस भी कर देता है। वो बेचारी तो हैरान परेशान इसकी हरकतों को देखती ही रही। आखिरकार जब लिनजियान उसके लैब पर सर रख कर सो गया तो ज़ियाओमान दिल ही दिल में सोच रही थी कि काश इस वक्त तुम सोबर होते, क्योंकि वो चाहती थी कि लिनजियान उसे प्रपोज करे, वो भी पूरे होशो हवास में। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है, जहां दोनों ही साथ में वहीं पर सो गए थे। लिनजियान को पहले जाग आई तो वो उठकर ज़ियाओमान से पूछने लगा कि मैं यहाँ पर क्यों सो रहा हूँ। वो इसके सवाल का कुछ खास जवाब नहीं देती। कहने लगी कि तुम्हें खुद याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था। लिनजियान अभी उस बारे में सोच ही रहा होता है कि यहाँ उसे लुहाओ की कॉल आने लगी, जिसे वो रिसीव नहीं करना चाहता। पर ज़ियाओमान बोली कि क्या हुआ, तुम अपनी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे। अब वो भी साइड पर जाकर कॉल रिसीव कर लेता है। लुहाओ कहने लगी कि कई दिनों से तुम्हारा अता पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा पता लगा लूं कि जिंदा भी हो या नहीं। लिनजियान बोला कि अब अगर तुम्हें कंफर्म हो गया हो तो कॉल काटो, और वो कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया हो। नेक्स्ट सीन में दोनों घर वापस आ रहे थे और काफी ऑकवर्ड भी फील कर रहे होते हैं। लिनजियान सोचता है कि क्या मुझे पहल करनी चाहिए इसे प्रपोज करने के लिए। वो चाहता था कि ज़ियाओमान का हाथ पकड़ लूं, लेकिन दूसरी तरफ ज़ियाओमान भी काफी नर्वस थी। दिल ही दिल में वो भी यही सोच रही होती है कि लिनजियान कब से खामोश है, इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। खैर इसके बाद घर पहुंचकर ज़ियाओमान लंच प्रिपेयर कर रही होती है। साथ ही साथ वो काफी खुश भी नजर आ रही थी। वही जिंगवान आकर पूछने लगी कि क्या मैं भी तुम्हारी हेल्प करूं। उसके चेहरे पर ये मुसलसल स्माइल देखकर जिंगवान पूछने लगी कि कल तुम और लिनजियान कहाँ पर रह गए थे। जो सुनकर ज़ियाओमान को फौरन से कल रात वाला सीन याद आया जब लिनजियान ने उसे किस किया था। इवन के वो तो सोच सोच कर ख्यालों में ही खो गई थी। जिंगवान उसे होश में लाते हुए बोली कि अब बताओ भी, जिस पर ज़ियाओमान ने उसे सारी बात बताई कि किस तरह से लिनजियान ने पॉइजन फूड खा लिया था और फिर हमें रात वहीं पर गुजारनी पड़ी। लेकिन जिस तरह से ज़ियाओमान खुश नजर आ रही थी, जिंगवान दिल ही दिल में सोचने लगी कि यकीनन कल रात इन दोनों के बीच में जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया, जहाँ सभी साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। इस बार तो सबको ऐसा लग रहा था कि फेंग का यहाँ पर आखिरी डिनर है, लेकिन फेंग इतनी आसानी से कहाँ जाने वाला था जब तक वो ज़ियाओमान का दिल जीतकर उसे अपनी फीलिंग्स ना बता दे। इसलिए यहाँ पर एक बॉम्ब फोड़ते हुए बोला कि मेरा कैमरा खराब होने की वजह से इसमें कोई भी पिक्चर सेव नहीं हुई, तो हमें सारी पिक्चर्स दोबारा से लेनी होगी। ये तो किसी को भी अच्छा नहीं लगा कि उसने इतनी मेहनत की और बेचारे की सारी मेहनत जाया हो गई। अंकल आंटी ने उसे कुछ दिन और रुकने के लिए कहा कि अच्छी सी पिक्चर्स लेकर जाना। तो फेंग बोला कि हाँ बिल्कुल, क्या ऐसा हो सकता
है कि मैं 2-4 दिन आपके घर में गुजार लूं, इस तरह से मुझे ज़ियामान का खाना भी रोज खाने को मिल जाएगा। अंकल बोले कि वो सब तो ठीक है, पर ये मुनासिब नहीं लगेगा और हमारे घर में एक्स्ट्रा रूम भी तो नहीं। जिस पर फेंग कहते हैं कि अंकल लिनसियान भी तो आपके घर में रह रहा है ना, तो मैं क्यों नहीं। यहाँ अंकल ने उसे और क्लियर करके बताया कि उसकी और तुम्हारी बात अलग है, वो मेरा फ्यूचर में होने वाला सन इन लॉ है। दूसरी तरफ से वेनमू बोला कि अगर फेंग चाहे तो मेरी शॉप पर भी रुक सकता है, मगर जिंगवान कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हारी शॉप बहुत छोटी है, ये वहाँ पर कैसे रहेगा। मेरे ख्याल से तो लिनसियान इसे अपने साथ अपने रूम में भी रख सकता है। जहाँ ये सब आपस में मशवरे दे रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ ज़ियामान बोली कि बस डन हो गया, फेंग भी लिनसियान के साथ उसके रूम में ही रहेगा। बेचारे लिनसियान से तो किसी ने पूछा तक नहीं। इधर फेंग तो खुशी से भागकर अपना सामान लेने के लिए चला गया। नेक्स्ट सीन में वो अपना सामान ले आता है और खुशी खुशी से लिनसियान के रूम में इंटर हो गया। वो इसे मुंह लगाए बगैर एक्सरसाइज में मसरूफ रहा, जबकि फेंग उसे जेलस करवाना चाहता है। कहता है कि पहले तो तुम्हें मसला हो रहा था, अब जब मैं आ गया हूँ तो तुम कुछ बोल भी नहीं रहे। वैसे एक बात बता दूं तुम्हें कि मैं ज़ियामान के साथ तुमसे ज्यादा सिंसियर हूँ, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें पूरी तरह से रिप्लेस कर दूंगा। जो सुनकर अब लिनसियान को भी गुस्सा आने लगा। वो कहता है कि मैं कितना सिंसियर हूँ और कितना नहीं, ये मुझे तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं। और जहाँ तक मुझे रिप्लेस करने की बात है तो ख्वाब देखना बंद करो। फिर उसे उठाते हुए अपने रूम से बाहर फेंक दिया। उसका सामान और स्केटबोर्ड भी उसके साथ फेंक देता है। फेंग को गुस्सा तो आया, मगर वो जबरदस्ती करने के बजाय सबकी हमदर्दियां समेटना चाहता था, और ये रास्ता उसे जिंगवान ने ही बताया है। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं जब जिंगवान ने उसे बताया कि अगर तुम कल चले गए तो फिर हमेशा के लिए ज़ियामान को खो दोगे। लिनसियान के हक में सबसे बड़ी फेवर ये है कि वो ज़ियामान के घर में रहता है। अगर तुम भी ज़ियामान के करीब होना चाहते हो तो तुम्हें भी हर हाल में उसके घर में रहना होगा। प्रेजेंट में फेंग को एक आइडिया आया। उसने बाहर ही अपने लिए टेंट लगा लिया और ज़ियामान के आने का वेट कर रहा होता है ताकि उसकी हमदर्दी समेट सके। ज़ियामान ने जब इस टेंट को लगा हुआ देखा तो उसे समझ नहीं आती कि आखिर इसमें कौन होगा। उसे तो लगा कि शायद मेरे पेरेंट्स ही कोई बच्चों वाला खेल खेल रहे हैं। अंकल आंटी को तो खुद भी पता नहीं था कि आखिर ये चल क्या रहा है कि अचानक से फेंग ने अपना मुंह बाहर निकाला और उसने बताया कि मुझे लिनसियान ने रूम से बाहर निकाल दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर टेंट लगा लिया। अंकल बोले कि शायद उसका रूम छोटा होगा इसलिए, मगर ज़ियामान कहने लगी लेकिन फिर भी ये बाहर कैसे सो सकता है, कितनी ठंड है, अगर ये बीमार हो गया तो। फेंग तो थोड़ी सी और एक्टिंग करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, मैं यहीं पर रात गुजार दूंगा। लेकिन ज़ियामान को गुस्सा आ रहा था कि लिनसियान हमारे घर आए हुए मेहमान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। नेक्स्ट सीन में वो दोबारा से फेंग को लिनसियान के रूम में ले आई और उसे भी अच्छे से समझा देती है कि ये हमारा मेहमान है, ये जितने दिन यहाँ पर रुकेगा तुम्हें इसे रहने देना होगा। फिर ये कहते हुए चली गई कि अब दोबारा से कोई मुसीबत खड़ी मत करना। फेंग तो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि फाइनली मैं तुमसे जीत गया हूँ। लिनसियान भी इस बार उसे कुछ नहीं कह पाता, इवन कि उसे अपने साथ अपने बेड पर भी सोने दे देता है। लेकिन अब बड़ा मसला ये था कि फेंग को तो इंसानों की तरह सोना भी नहीं आता। कभी वो लिनसियान का कंबल खींच लेता, कभी उसके ऊपर अपने हाथ पांव दोनों डाल देता, जिसकी वजह से लिनसियान तो बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था। दिल ही दिल में उसे गुस्सा आ रहा होता है कि ज़ियामान की बच्ची, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम खुद तो मजे से अपने रूम में सोने के लिए चली गई मेरे पास इस मुसीबत को छोड़ के। अगर तुम इसे ना लेकर आई होती तो मैं भी आराम से सो रहा होता। आखिरकार तो फेंग ने खराटे मारने भी शुरू कर दिए, जिससे तंग आकर लिनसियान अपने रूम से बाहर आ गया। ज़ियामान के डोर पर नॉक करके उसे बाहर बुला लेता है, और जब उसने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तो वो इसे फेंग के खराटे सुनवाने के लिए ले आता है कि अब इसमें मैं कैसे सोऊंगा। उसके खराटों की आवाज सुनकर तो ज़ियामान भी सोचने लगी कि हाँ, इसमें तो कोई भी नहीं सो सकता। लिनसियान बोला कि तुम ही इसे लेकर आई थी ना, अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी भी उठानी होगी। अगले सीन में वो इसके रूम में आकर बैठ गया था। ज़ियामान बोली कि अब यहाँ पर बैठकर सिर्फ मेरा मुंह देखते रहोगे क्या? तुम्हें पता तो है कि मेरे रूम में सिर्फ एक ही बेड है, तुम नीचे जाकर कुछ खा पी क्यों नहीं लेते? लिनसियान बोला कि अगर मैं नहीं सो पाया तो मैं तुम्हें भी सोने नहीं दूंगा, और अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो तो सुबह होते ही इस फेंग को घर से बाहर निकालो। ज़ियामान बोली कि क्या कह रहे हो तुम, किसी मेहमान को ऐसे घर से बाहर निकालना अच्छी बात है क्या? और लिनसियान बोला कि ठीक है, तो वो रोज रोज मुझे ऐसे परेशान करेगा और मैं भी तुम्हारे रूम में आकर तुम्हें भी सोने नहीं दूंगा। अब ज़ियामान ऐसा भी नहीं चाहती, पर कुछ न कुछ तो उसे करना पड़ेगा। वो लिनसियान से कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में कुछ सोचती हूँ, लेकिन फिलहाल तो मुझसे कुछ सोचा भी नहीं जा रहा, मैं लेट कर ही सोच लेती हूँ। लेटी तो वो सोचने के लिए थी, मगर लेटते साथ ही वो गहरी नींद में सो भी गई। इधर लिनसियान उसे आवाजें देता रहा कि तुम सोच रही हो ना, जबकि वो तो सो चुकी थी। लिनसियान बोला कि ये भी अजीब मखलूक है, अभी लेटी ही थी और साथ में सो भी गई। उधर ज़ियामान खुद से सोने के बीच में कंबल हटा देती है और लिनसियान भी उसे ठंड लगने
ओढ़ने तो नहीं दे सकता था, इसलिए उसके पास जाकर उस पर कंबल ओढ़ने लगा। इधर ज़ियामान ने उसे हक कर दिया। लिनजियान खुद को छुड़ाना तो चाह रहा था, लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं था। आखिरकार वो भी ज़ियामान के साथ वहीं पर लेट जाता है। ये सोचकर के खामखा में इतनी एनर्जी लगाने का क्या फायदा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 10th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में लिनजियान ज़ियामान के साथ सो गया था। उधर दूसरी तरफ जब फेंग ने देखा कि लिनजियान यहाँ पर नहीं, तो ये सोचने के बजाय कि आखिर वो गया कहाँ, बल्कि ज्यादा सारी जगह पर खुश होकर अच्छे से बेड पर लेट जाता है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जब ज़ियामान को जाग आई और उसने अपने साथ लिनजियान को देखा। फौरन से उठते हुए पूछने लगी कि तुम यहाँ मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। वो बेचारा अभी नींद में था। कहने लगा कि तुम खुद ही याद कर लो कि कल रात क्या हुआ था। ज़ियामान जब कल रात के बारे में सोचने लगी तो उसे याद आया कि सारी गलती तो मेरी ही थी, जो याद करके वो काफी एम्बेरस फील कर रही थी। एक्सप्लेनेशन देने के बजाय खुद को कंबल में छुपा लेती है। लिनजियान भी उससे कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहता। कहने लगा कि इससे पहले तुम्हारी मॉम हमें देख ले, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन ज़ियामान जितना खुश हो रही थी, यानी कि लिनजियान का उसके पास होना इसे अच्छा लगा था। लिनजियान जब उसके रूम से बाहर आता है, तभी फेंग ने भी बाय चांस उसे देख लिया था और बेसब्री से पूछने लगा कि तुम ज़ियामान के रूम में क्या कर रहे थे। लिनजियान तो उसे और भी चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं ज़ियामान के रूम में सो पाया। और फिर कोई भी जवाब दिए बगैर अपने रूम में जाने लगा। नेक्स्ट सीन में एक कोरियर वाला फेंग के लिए एक बॉक्स ले आता है। उससे साइन भी करवा लिया, जबकि फेंग सोच रहा था कि मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं करवाया। तभी लिनजियान पीछे से आते हुए कहता है कि तुम्हारा कैमरा टूट गया था ना, मैंने तुम्हारे लिए न्यू कैमरा ऑर्डर करवा लिया है। अब जल्दी से अपनी फोटोग्राफी करो और निकलो यहाँ से। फेंग को तो यहाँ रहने के लिए बहाने चाहिए थे। वो कहता है कि तुम्हें खराब मौसम नजर नहीं आ रहा, अब अगर मैं फोटोग्राफी करूंगा तो उसमें लाइटिंग भी अच्छी नहीं आएगी, इसलिए जब तक मौसम अच्छा नहीं हो जाता तब तक मैं फोटोग्राफी नहीं कर सकता। लिनजियान को तो दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। नेक्स्ट सीन में ज़ियामान फेंग को अपने साथ अपना सीक्रेट बेस दिखाने के लिए लेकर आती है, जहाँ लिनजियान पहले से ही मौजूद था। उसने जब फेंग को यहाँ पर देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ज़ियामान ने बताया कि फेंग को फोटोग्राफी करने के लिए कुछ इंस्पायरेशन चाहिए थी, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। लिनजियान अब कुछ कह तोड़ ही ना सकता था, लेकिन जब फेंग ज़ियामान की तारीफें करने लगा कि वाह तुमने ये सब कुछ अकेले में बनाया, तुम कितनी औसम हो, तो इससे लिनजियान जेलस होने लगा। वो उठकर साइड पर जाकर खड़ा हो जाता है। ज़ियामान ने जब पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोला कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि ये जगह हमारे बीच में सीक्रेट रहेगी, तो तुम इसे क्यों ले आई। ज़ियामान ने उसे समझाया कि अच्छा भी, अब गुस्सा नहीं करो, वो मेहमान है, जल्दी ही चला जाएगा। फिर उसका हाथ पकड़कर वापस ले आई। नेक्स्ट सीन में फार्मिंग करते हुए फेंग ज़ियामान की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था, जबकि लिनजियान बेचारा पीछे से देखकर जेलस ही हो रहा होता है। लेकिन अब सिर्फ जेलस होने से काम थोड़ी ना चलेगा। वो बार बार फेंग के शूज के ऊपर पानी गिरा देता और फिर उसे यही कहता कि तुम ऐसी जगह पर बैठे हुए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। ज़ियामान को इन दोनों की ये हरकतें बच्चों वाली लग रही थी। खैर उसे याद आया कि मुझे वेनमो के शॉप से फिल्टराइजर्स लेकर आने थे। लिनजियान, क्या प्लीज तुम ले आओगे। वो बोला कि हाँ मैं ले आता हूँ। और फोटोग्राफर चल तू भी मेरे साथ चल। फेंग ने तो उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया, बट लिनजियान इन दोनों को साथ में भी नहीं देखना चाहता, इसलिए ज़ियामान को ही अपने साथ चलने के लिए कहा। आखिरकार इस पर फेंग उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया। नेक्स्ट सीन में फेंग को वहाँ जाकर पता चला कि लिनजियान ने उसे किस मुसीबत में डाल दिया है। उससे ये भारी कॉटन्स बिल्कुल भी नहीं उठाए जा रहे थे, जबकि लिनजियान तो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ तुम्हें भी तो पता चले कि फोटोग्राफी के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। वापस आते हुए दोनों ड्राइविंग सीट के लिए भी लड़ रहे थे और यहाँ दोनों ही ड्राइविंग सीट पर बैठकर काफी फनी लग रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में लिनजियान ने अपने असिस्टेंट से कहकर फेंग की इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी, जिस पर पता चला कि उसका और ज़ियामान का कॉलेज में एक अच्छा रिलेशनशिप था। वो दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कॉलेज के बाद फेंग की अच्छी फोटोग्राफी की वजह से उसे पेरिस के एक स्कूल में एडमिशन मिल गया, जिस मौके को उसने हाथ से जाने नहीं दिया। तभी फेंग भी रूम में इंटर हो जाता है। लिनजियान से बोला कि आज मैं जागकर पूरी रात तुम पर नजर रखूंगा ताकि तुम ज़ियामान के रूम में ना जा सको। वो बोला कि ठीक है, अगर तुम सारी रात जाग सकते हो तो रख लो मुझ पर नजर। लेकिन बेड पर लेटते साथ ही थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी। लिनजियान ने उसे लात मारकर जगा दिया, जिसके बाद वो चेयर पर जाकर बैठ जाता है कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। लिनजियान तो चाहता ही यही था। वो खुद बेड पर मजे मजे से सो जाता है, जबकि बेचारा फेंग चेयर पर बैठा रहा। अगली सुबह ज़ियामान लिनजियान को फोन पर अपने रूम में कुछ रखा हुआ लाने के लिए कह रही थी, जिसे वो ढूंढ रहा होता है। इधर फेंग को जब जाग आई और लिन
लिंजियान को अपने सामने नहीं देखा तो फौरन से ज़्याओमान के रूम में जाने लगा था और बाय चांस वही लिंजियान भी उसके रूम से बाहर आ निकला। यहाँ तो उस बेचारे का दिमाग गुस्से से पटा जा रहा था, जबकि लिंजियान इसे एक इवल स्माइल देते हुए वहाँ से चला गया। नीचे आते साथ ही लिंजियान को लुहाओ की कॉल आई, जिसे रिसीव करके वो बोला कि काम की बात करो। नेक्स्ट सीन में उसका असिस्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था लिंजियान को दिखाने के लिए। जाते जाते पूछने लगा कि बॉस आप वापस कब आएंगे, क्योंकि चेयरमैन के लिए कंपनी को संभालना काफी मुश्किल हो रहा है। जिस पर लिंजियान को लुहाओ की हुई बात याद आई कि अगर तुमने उस गांव वाली लड़की से अपनी एंगेजमेंट खत्म करके मुझसे एंगेजमेंट ना की तो हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ एग्रीमेंट खत्म कर देगी, और तुम जानते हो कि इससे तुम्हें कितने बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। यानी कि उसे जल्द से जल्द कोई न कोई डिसीजन तो लेना होगा। नेक्स्ट सीन में फेंग को अपने रूम में आते हुए देखकर उसे कहने लगा कि ये मेरा रूम है, तुम निकल जाओ यहाँ से। अगर वो भी मजे से बेड पर बैठते हुए कहता है कि ये तुम्हारा नहीं बल्कि ज़्याओमान का घर है, तो जब तक वो ना चाहे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। लिंजियान को भी गुस्सा आ रहा था कि ये तो यहाँ पर डेरा ही जमा कर बैठ गया। दूसरी तरफ से जब ज़्याओमान ने उसे किसी काम के लिए आवाज दी तो दोनों ही एक साथ भाग पड़े, क्योंकि असल काम तो ज़्याओमान को इम्प्रेस करना है। उसने एक मुर्गी पकड़ने के लिए कहा था, जो दोनों ने एक एक पकड़ ली। ज़्याओमान बोली पर मुझे तो एक ही चाहिए। वो लिंजियान के हाथ से ले जाती है। यहाँ लिंजियान एक और पॉइंट ले जाता है। इसके बाद जब ज़्याओमान ने चिकन को फ्राई कर लिया था तो प्लेट में डालते हुए लिंजियान से बोली कि अभी से 2 पीस कर लो। वो बेवकूफ प्लेट में ही करने लग जाता है। इसी चक्कर में उसने प्लेट भी तोड़ दी, जिसे देखकर ज़्याओमान दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये तो मेरी मॉम की फेवरेट प्लेट थी। लिंजियान से भी यही कहने लगी कि बेटा आज तो तुम्हारी खैर नहीं, अगर मॉम ने देख लिया कि तुमने ये प्लेट तोड़ दी। वही मॉम भी आ जाती है। टूटी हुई प्लेट को देखकर उन्होंने ज़्याओमान को डांटना शुरू कर दिया। उधर लिंजियान कहता है कि आंटी ये प्लेट मुझसे टूटी, प्लीज मुझे माफ कर दें। सिर्फ कहने की देर थी कि मॉम ने उसे माफ कर दिया कि कोई बात नहीं बेटा, प्लेट ही तो थी, अगर टूट भी गई तो क्या हुआ। ज़्याओमान तो हैरानी से खड़ी देख रही थी कि मॉम अगर ये प्लेट मुझसे टूटी होती तो पता नहीं आप मेरे साथ क्या करती, लेकिन इसे आपने इतनी आसानी से माफ कर दिया जैसे ये आपका सगा बेटा हो। मॉम बोली कि मेरा सन इन लॉ है, सगे बेटे से भी ज्यादा बढ़कर है। जो सुनकर लिंजियान के फेस पर भी स्माइल आ गई और ज़्याओमान बोली कि इस मामले में तुम काफी लकी हो। नेक्स्ट सीन में फेंग बाहिर मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ था। तभी जिंगवान उसके पास आकर पूछने लगी कि कोई प्रोग्रेस हुई या नहीं। जिस तरह से तुम मुंह लटकाकर बैठे हुए हो, इससे तो ऐसा लगता है कि तुम गिव अप करना चाहते हो। फेंग बोला कि मैं नहीं जानता कि ज़्याओमान मेरे लिए कुछ फील करती है या नहीं। फिर अगर मैं उसे अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस कर भी दूं तो क्या गारंटी है कि वो मुझे हाँ कह देगी। जिंगवान कहने लगी कि मैं इसकी कोई गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुमने उसे अपनी फीलिंग्स ना बताई तो तुम्हें सारी लाइफ इस बात का रिग्रेट होगा कि जिसे तुम चाहते थे तुमने उसे अपनी फीलिंग्स तक नहीं बताई। फेंग ये कहकर वहाँ से चला गया कि मैं इस बारे में सोचूंगा। इधर जिंगवान सोच रही थी कि अगर ये कुछ ना कर पाया तो यकीनन ज़्याओमान को लिंजियान से प्यार हो ही जाएगा। वही लिंजियान का जैकेट और फोन पड़ा हुआ था जिस पर लुहाओ की कॉल आ रही थी। इसे जिंगवान रिसीव कर लेती है। लुहाओ कह रही थी कि आखिर तुम कब उस लड़की से जान छुड़ाओगे, तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जिंगवान खामोशी से उसकी बातें सुनती रही और उसे पता चल जाता है कि अगर लिंजियान ने उस लड़की की बात ना मानी तो इसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ फेंग अकेला बैठा सैड होकर सोच रहा था कि ज़्याओमान इतने सालों से मैं तुम्हारे लिए फील कर रहा हूँ, क्या तुम्हें एक बार भी अंदाजा नहीं हुआ इस बात का। यहाँ जिंगवान वापस आते हुए सोच रही थी कि ये लड़की आखिर कौन हो सकती है जो लिंजियान से ऐसे बात कर रही थी। अभी उसे याद आया कि एक बार उसने चुपके से किसी लड़की को लिंजियान से बात करते हुए सुना था, जब लुहाओ पहली बार लिंजियान के साथ डीलिंग कर रही थी कि उस लड़की के साथ इंगेजमेंट खत्म कर दो तो तुम्हारे लिए सब फायदा ही फायदा होगा। इस पर लिंजियान ने भी एग्री कर लिया था। प्रेजेंट में जिंगवान सोच रही थी यानी कि लिंजियान की कंपनी को क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है तो वो इतना भी अमीर नहीं जितना कि मैं सोच रही थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।